किस्से कहानियाँ। चरणपुर गांव की सादगी और शांति के बीच एक नई समस्या ने दस्तक दी थी। गांव के लोग सुबह सुबह अपने रोज के कामों में व्यस्त थे, लेकिन किसी को भी यह एहसास नहीं था कि एक खतरनाक समस्या उनका पीछा कर रही थी। गांव का मुख्य तालाब, जो पूरे गांव के लिए पानी का सबसे बड़ा स्रोत था, अब खतरे में था। वहां अब मगरमच्छ आ गए थे। यह गांव के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गया था। तालाब से पानी लेने जाने वाले लोग अब डर के साए में रहते थे। गांव के बुजुर्गों ने इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए गांव के चौपाल पर बुलाया था। चारों ओर शांति थी, लेकिन अब हर किसी के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। रामू काका, जो गांव के सबसे बुजुर्ग और समझदार व्यक्ति थे, सबसे पहले बोले। उनका गहरा अनुभव और जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण ने सबका ध्यान आकर्षित किया। देखो, यह मगरमच्छ कहाँ से आए? पहले से ही बहुत दिक्कतें थीं। अब तो पानी तक लेने जाना मुश्किल हो गया है। ये तालाब हमारे लिए जीवन की तरह है। अगर अब पानी लेने जाना ही जोखिम भरा हो गया तो हम क्या करेंगे? हाँ काका, कल ही तो शांति चाची का घड़ा पानी भरते वक्त फट गया था। वो जान बचाकर भागी थीं, और इसका कारण एक ही था, मगरमच्छ का हमला। ये स्थिति और खतरनाक होती जा रही है। अब कोई भी पानी भरने जाने से डरता है। सभी की आंखों में डर और असमर्थता के संकेत थे। मोहन, जो थोड़ा सा सक्रिय और पहल करने वाला था, बोला। हमें सरपंच जी से बात करनी चाहिए। ये समस्या अकेले हल नहीं हो सकती। हम सबको मिलकर ही इस पर कड़ी कार्रवाई करनी होगी। मोहन की बात पर सभी की नजरें सरपंच की ओर मुड़ गईं। अगर कोई इस मुद्दे का हल निकाल सकता था तो वो सिर्फ सरपंच ही हो सकते थे। चौपाल पर चर्चा के बाद सबने सरपंच के पास जाने का फैसला किया। सरपंच गांव के सबसे बड़े नेता और समझदार व्यक्ति थे, जिनके पास हर समस्या का समाधान होता था। वह सबके लिए मार्गदर्शक थे और उनके पास गांव के विकास और सुरक्षा के लिए हमेशा अच्छे सुझाव होते थे। गांव वाले सरपंच के घर पर इकट्ठा हुए। सरपंच जी, आपको क्या बताऊं? अब तो तालाब में मगरमच्छ इतने बढ़ गए हैं कि अब वहाँ पानी लेने जाना बिल्कुल असंभव हो गया। लोग डर के मारे वहाँ नहीं जा रहे। कल ही हम सब ने देखा कि शांति चाची का घड़ा तो पानी भरते वक्त फट गया था, और वो किसी तरह अपनी जान बचाकर भागी थी। मैं समझता हूँ कि यह समस्या गंभीर है, लेकिन इसका हल इतना आसान नहीं होगा। मगरमच्छों को क्या हम यहाँ से हटा सकते हैं? सरपंच जी, समझता हूँ कि यह काम आसान नहीं होगा, लेकिन हमारा तालाब तो जीवन मरण का सवाल बन गया है। गांव के लोग अब पानी के बिना जी नहीं सकते। ये समस्या जल्दी हल होनी चाहिए, नहीं तो लोग दर दर भटकेंगे। मैं समझता हूँ ये गंभीर समस्या है, मगर इसका हल जल्दी नहीं निकलेगा। हमें किसी समझदार व्यक्ति की राय लेनी होगी, जो एक योजना बना सके, ताकि हमें इस मुसीबत से जल्दी छुटकारा मिल जाए। तो आप जल्द ही कुछ कीजिए, वरना गांव पानी के बिना मर जाएगा। हमें जल्द ही कोई निर्णय लेना होगा। मैं ठाकुर प्रताप से बात करूंगा। वह इस गांव के एक बड़े जमींदार हैं और उनके पास कई विशेषज्ञ और संसाधन हैं। अगर हमें कोई उपाय चाहिए तो उनसे संपर्क करना पड़ेगा। सरपंच ने गांव के होशियार जमींदार ठाकुर प्रताप सिंह को बुलाया। प्रताप जी, हमें आपकी मदद की जरूरत है। हमारे गांव के तालाब में मगरमच्छों की समस्या बहुत बढ़ गई है। इससे पानी लेने के लिए लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। आपके पास कोई उपाय है? सरपंच जी, अगर आप गांव वालों के साथ इस समस्या का हल चाहते हैं तो हमें एक नया तालाब बनाना होगा। मगरमच्छों को हटाना इतना आसान नहीं होगा और इसमें काफी मेहनत और समय लगेगा। यदि हम एक नया तालाब बनाते हैं तो ये गांव के पानी की समस्या का स्थायी समाधान हो सकता है। अगर गांव वाले मेहनत करने को तैयार हों तो हम कल से ही काम शुरू कर सकते हैं। मेहनत का सवाल ही नहीं। गांव वाले अपनी समस्या को हल करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। हाँ सरपंच जी, हम सब तैयार हैं। हमें बस सही दिशा दिखाने की जरूरत है। तो ठीक है, हमें तालाब के लिए सही जगह ढूंढनी होगी और तुरंत काम शुरू करना होगा। हर कोई श्रमदान के लिए तैयार हो गया। तालाब बनाने का काम शुरू किया। गांव के लोग दिन रात मेहनत करने लगे। ये सिर्फ एक तालाब नहीं है, ये हमारी जिंदगी है। हमें इसे हर हाल में पूरा करना होगा।
काका, आपकी बात सही है। जब सब मिलकर काम कर रहे हैं तो कुछ भी असंभव नहीं। हफ्तों की मेहनत के बाद तालाब बनकर तैयार हो गया। कुछ ही दिनों में बारिश हुई और नया तालाब पानी से भर गया। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। मोहन तालाब से पानी भरने जाता है। वो देखते हैं कि जमींदार सुमन से कुछ बात कर रहे हैं। सुमन जमींदार को पैसे देती है। मोहन को यह देख अजीब लगता है। वह सुमन को रास्ते में रोककर पूछते हैं, सुमन, ये क्या देखा मैंने? तुमने जमींदार को पैसे क्यों दिए? ये मैं आपको कैसे बताऊं? बात यह है कि ठाकुर प्रताप ने कहा है कि हर कोई जो तालाब से पानी भरेगा उसे पैसे देने होंगे। क्या? ये तो पूरी धोखाधड़ी है। ये तालाब तो हमने सबने मिलकर बनाया था। फिर ये पैसे किस बात के? मैं भी यही सोच रही हूँ, लेकिन ठाकुर जी की धमकियों से कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता। अब और चुप नहीं बैठ सकते। मुझे खुद ठाकुर प्रताप से बात करनी होगी। देखते हैं वो मुझसे पैसे कैसे मांगता है। मोहन तालाब से पानी भरने जाते हैं। जैसे ही वह घड़ा भरते हैं, ठाकुर प्रताप वहां आ जाते हैं। ओह मोहन, पानी भर लिया, अब पैसे निकालो। पैसे? ये तालाब तो गांव वालों का है। हमने सबने मिलकर इसे बनाया है। पैसे क्यों दूं? ये तालाब मेरे निर्देश पर बना है। मेरी देख रेख और मेहनत के बिना यह मुमकिन नहीं था, इसलिए इसका मालिक मैं हूं और पानी का उपयोग करने के लिए पैसे देने ही होंगे। प्रताप, तुम गांव वालों का हक नहीं छीन सकते। ये तालाब सबका है, तुम्हारा अकेले का नहीं। अगर तुमने ये नाटक बंद नहीं किया तो मैं सबको सच बता दूंगा। हिम्मत मत करना मोहन, अगर तुमने किसी से कुछ भी कहा तो अंजाम बुरा होगा। ये तालाब मेरा है और मेरी बात को चुनौती देने की कोशिश भी मत करना। मोहन डर जाता है और प्रताप को पैसे दे देता है और गुस्से में अपने घड़े के साथ वहां से चले जाते हैं। मोहन ठाकुर प्रताप से हुई बातचीत के बाद अपने घर लौटते हैं। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही है। उनकी पत्नी गीता उन्हें इस हालत में देखकर सवाल करती है, क्या हुआ मोहन, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या तालाब से पानी नहीं भर पाए? पानी तो भर लिया, लेकिन ये पानी अब हमारे लिए मुफ्त नहीं रहा। ठाकुर प्रताप ने हर किसी से पैसे वसूलने का फरमान जारी कर दिया है। वह कहता है कि तालाब उसका है। जब मैंने विरोध किया तो उसने मुझे धमकी दी। धमकी? ये तो सरासर अन्याय है। आपने सरपंच जी को ये बात बताई? कैसे बताऊं गीता? अगर मैंने कुछ कहा तो प्रताप हमारा जीना मुश्किल कर देगा। वह सिर्फ पैसे मांगने तक सीमित नहीं रहेगा, वह हमारे परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन मोहन, ये तो गलत है। गांव वालों की मेहनत पर वह ऐसे हक कैसे जमा सकता है? मुझे भी यह खल रहा है गीता, लेकिन डर के मारे कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही। सरपंच को बताने का मतलब है प्रताप की दुश्मनी मोल लेना। मोहन और गीता की बातचीत को उनका 12 साल का बेटा गोलू पर्दे के पीछे से सुन लेता है। वह चुपचाप सब समझ जाता है और तय करता है कि वह सरपंच को सब कुछ बताएगा। गोलू अगले दिन सुबह सरपंच जी के घर पहुंचता है। सरपंच अपने आंगन में बैठकर चाय पी रहे होते हैं। गोलू को देखकर वह मुस्कुराते हैं। अरे गोलू, इस समय यहाँ सब ठीक तो है? सरपंच जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलो बेटा, क्या बात है? सरपंच जी, मेरे बाबा और अम्मा ने रात को बात की थी। बाबा ने बताया कि ठाकुर प्रताप तालाब से पानी लेने के बदले पैसे मांग रहे हैं। जब बाबा ने मना किया तो उन्होंने धमकी दी। बाबा और अम्मा डर के कारण आपको बताने की हिम्मत नहीं कर पाए, लेकिन यह सही नहीं है। क्या प्रताप गांव वालों से पैसे वसूल रहा है और धमकी भी दे रहा है? जी सरपंच जी, मैंने सब अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना। मैं ये बात आपको बताने आया हूँ क्योंकि बाबा और अम्मा डर रहे हैं। तुमने बहुत बड़ी बात की है बेटा। तुम्हारा यह साहस गांव को इस अन्याय से बचाएगा। अब यह मामला मैं खुद संभालूंगा। सरपंच जी गोलू की बात सुनकर तुरंत चौपाल बुलाने का फैसला करते हैं। गांव वासियों, आज हम सब एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। पिछले कुछ दिनों में हमारे गांव के तालाब से पानी भरने के बाद जो कुछ भी हो रहा था वह एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हमारे गांव के ही एक व्यक्ति ने हमारे विश्वास का गलत फायदा उठाया है। प्रताप जी, आपके बारे में हमें अब पूरी सच्चाई पता चल चुकी है।
आपने हमारे गांव की मेहनत और हमारे लोगों की समस्याओं का फायदा उठाया है। यह तालाब जो हमने सब मिलकर बनाया था, उस पर अब आपका कब्जा है। आपने हर आदमी से पानी लेने के बदले पैसे मांगने शुरू कर दिए। क्या यह हमारी मेहनत का तोड़ है? प्रताप, तेरा यह काम सरासर धोखा है। यह तालाब हमारी मेहनत से बना है, तेरा इस पर कोई अधिकार नहीं है। हम सब मिलकर इसे बनाए हैं और अब तू हमें पानी लेने के लिए भी पैसे मांग रहा है। यह तो पूरी तरह से गलत है। क्या तुम इतने नीच हो गए हो कि अपने ही गांव वालों को इस तरह धोखा दे रहे हो? तुमने हमारी डर का फायदा उठाया है। सुनिए सुनिए, मैंने यह सब गांव की भलाई के लिए किया था। तालाब की देखरेख के लिए मेहनत की थी, इसलिए पैसे लेने का अधिकार मुझे है। भलाई, तुमने हमारे डर का फायदा उठाकर हमें लूटा है। प्रताप, अब तुम्हारे लिए इस गांव में कोई जगह नहीं है। यह तालाब गांव वालों का था, है और रहेगा। तुमने हमारे भरोसे को तोड़ा है और अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। गोलू, तुमने जो साहस दिखाया वह इस गांव के लिए मिसाल बनेगा। तुम्हारी हिम्मत से हम सभी ने एक बड़ा अन्याय रोका। गांव वाले प्रताप को गांव से बाहर निकाल देते हैं। तालाब का उपयोग अब सब बिना किसी डर के करते हैं। सरपंच गोलू के साहस और ईमानदारी की तारीफ करते हैं। संदेश: साहस और सच्चाई से हर अन्याय का मुकाबला किया जा सकता है। डर पर जीत ही असली आजादी है। भारत के एक छोटे से गांव का नाम था सोनपुरा। यह गांव अपनी हरियाली और मेहनतकश किसानों के लिए जाना जाता था, लेकिन यहाँ का एक अंधकारमय पक्ष भी था। जमींदार रघुनाथ सिंह, वह शक्तिशाली, घमंडी और अपने स्वार्थ के लिए कुख्यात था। गांव के किसानों की मेहनत और जमीन पर उसका दबदबा था। हर साल किसानों को अपनी फसल का बड़ा हिस्सा उसे देना पड़ता था। रामलाल, गांव का एक ईमानदार और बुद्धिमान किसान, हर दिन अपनी छोटी सी जमीन पर मेहनत करता था। वह भले ही गरीब था, लेकिन उसमें अपने हक के लिए लड़ने का साहस और बुद्धि थी। एक दिन रामलाल अपने खेत में बैठा था। उसकी फसल लहलहा रही थी। हरियाली देखकर उसकी मेहनत का अंदाजा लगाया जा सकता था, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी की जगह चिंता थी। उसकी पत्नी सरोजा ने देखा कि वह गहरी सोच में डूबा हुआ है। रामलाल, फसल तो इस बार बहुत अच्छी हुई है, फिर तुम इतने परेशान क्यों हो? सरोजा, तुम्हें पता है कि जब भी फसल अच्छी होती है, जमींदार हमारी सारी मेहनत छीन लेता है। इस बार भी वही होगा। तभी जमींदार वहां आता है। अरे रामलाल, इस बार तो फसल बहुत अच्छी लग रही है। हाँ मालिक, इस बार मैंने गेहूं की फसल लगाई है। मैंने इस खेत में अच्छी फसल हो, इसके लिए दिन रात मेहनत की है। अब तो मैंने कटाई भी कर ली है। अरे रामलाल, ये तो मेरी उपजाऊ जमीन का कमाल है, इसीलिए इतनी अच्छी फसल हुई है। जमींदार सारी अच्छी फसल ले जाता है। रामलाल घर जाके सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है। तो क्या तुम यूं ही हार मान लोगे? मेहनत के साथ साथ बुद्धि का भी इस्तेमाल करो। कोई ऐसा रास्ता निकालो जिससे जमींदार को सबक सिखाया जा सके। रामलाल को उसकी बात गहरी लगी। उसने पूरी रात इस पर विचार किया। अगले दिन सुबह वह एक योजना के साथ उठा। जमींदार रघुनाथ सिंह अपनी हवेली के बड़े से बरामदे में आराम कर रहा था। उसके चारों तरफ नौकर चाकर खड़े थे। तभी रामलाल वहां पहुंचा। क्या बात है रामलाल, आज बड़े आदर से आए हो? क्या कर्ज लेने आए हो? नहीं मालिक, मैं इस बार अपनी फसल का हिस्सा आपको देना चाहता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। शर्त? तू मुझसे शर्त लगाएगा? बोल, क्या शर्त है? आप तय करें कि आपको फसल का जमीन के ऊपर का हिस्सा चाहिए या जमीन के नीचे का। जो भी आप चुनेंगे वह हिस्सा आपका होगा। जमींदार को यह सौदा आसान और फायदे का लगा। उसने सोचा कि जमीन के ऊपर का हिस्सा सबसे अच्छा होगा। ठीक है, मुझे जमीन के ऊपर का हिस्सा चाहिए। अब देखते हैं तू क्या करता है। जैसा आप चाहें मालिक। रामलाल ने अपने खेत में आलू की फसल लगाई। जब फसल तैयार हुई तो जमींदार को खबर दी गई। वह अपने आदमियों के साथ खेत पर पहुंचा। मालिक, यहाँ तो सिर्फ पत्ते ही पत्ते हैं, फसल तो जमीन के नीचे है। रामलाल, ये क्या किया तूने? मालिक, आपने तो जमीन के ऊपर का हिस्सा चुना था। पत्ते तो जमीन के ऊपर ही होते हैं।
जमींदार गुस्से से लाल हो गया, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, अगली बार मैं जमीन के नीचे का हिस्सा लूंगा, फिर देखता हूँ तू क्या करता है। जमींदार गुस्से में वहां से चला जाता है और रामलाल सारी अच्छी फसल लेके खुशी खुशी घर पहुंचता है। रामलाल सारी बातें अपनी पत्नी से बताता है। सुबह का समय, रामलाल अपने खेत पर काम कर रहा है। उसने इस बार गेहूं और मक्का बोई है। फसल लहलहा रही है। कुछ दिनों बाद फसल पककर तैयार हो जाती है। रामलाल जमींदार को सूचित करता है। जमींदार अपने आदमियों के साथ खेत पर जाने की तैयारी करता है। रामलाल ने पिछली बार मुझे बेवकूफ बनाया, लेकिन इस बार मैं उससे जीत कर रहूंगा। उसे सबक सिखाने का समय आ गया है। मालिक, लेकिन रामलाल चालाक है। वह हर बार नई चाल चलता है। मुझे लगता है इस बार भी वह कुछ ऐसा ही करेगा। इस बार उसका हर दांव फेल होगा। उसका दिमाग मैं चूर चूर कर दूंगा। उसे यह एहसास दिलाऊंगा कि जमींदार से चालाकी करने की सजा कितनी भारी होती है। जमींदार और उसके आदमी खेत पर पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही वह फसल के करीब जाता है, उसकी खुशी गुस्से में बदल जाती है। रामलाल, ये क्या किया तूने? यहाँ तो सिर्फ जड़ें बची हैं। पूरी फसल कहाँ गई? मालिक, आपने तो जमीन के नीचे का हिस्सा मांगा था। जड़ें तो नीचे ही होती है। जमीन के ऊपर का हिस्सा मैंने काट लिया और अपने काम के लिए रख लिया। जमींदार को गुस्सा आता है, लेकिन वह समझता है कि रामलाल ने उसकी शर्त का पालन किया है। वह चुपचाप लौट जाता है, लेकिन मन ही मन नई चाल की योजना बनाता है। रात का समय, जमींदार अपने आदमियों के साथ बैठा है। रामलाल की चालाकी से परेशान होकर वह इस बार एक और नई योजना बनाता है। रामलाल हर बार अपनी चतुराई से मुझे मात देता है। अब की बार मैं उसे ऐसी शर्त दूंगा जिससे वह किसी भी तरह बच न सके। इस बार मैं फसल का ऊपर और नीचे का हिस्सा लूंगा, सिर्फ बीच का हिस्सा ही उसे रखने दूंगा। अब देखते हैं वह क्या करता है। मालिक, यह योजना सही लगती है। रामलाल को इस बार अपनी चालाकी दिखाने का मौका नहीं मिलेगा। हाँ, इस बार मैं उसे हराकर ही रहूंगा। अब वह मेरे जाल से बच नहीं पाएगा। अगले दिन जमींदार रामलाल को बुलाता है। रामलाल, इस बार मैं एक नई शर्त रखता हूँ। मैं जमीन के ऊपर और नीचे का हिस्सा लूंगा, सिर्फ बीच का हिस्सा तेरे पास रहेगा। अब देखते हैं तू क्या करता है। जैसा आप चाहें मालिक, मैं आपकी शर्त मानता हूँ। रामलाल घर लौटकर इस नई शर्त पर विचार करता है। वह समझता है कि जमींदार उसे घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रामलाल की बुद्धि और अनुभव उसे एक और बेहतरीन योजना बनाने में मदद करते हैं। इस बार वह ऐसी फसल लगाने का निर्णय करता है जो उसकी जीत सुनिश्चित करे। रामलाल ने इस बार गन्ने की फसल लगाई। गन्ना एक ऐसा पौधा था जिसमें ऊपर पत्ते, नीचे जड़ें और बीच में मीठी गन्ने की डंडियां होती थी। उसने इस बार अपनी पूरी बुद्धि लगाई कि जमींदार को फिर से मात दी जा सके। फसल तैयार हो चुकी थी। जमींदार को सूचना दी गई और वह अपने आदमियों के साथ खेत पर पहुंचा। रामलाल, इस बार मैं तुझे हराकर ही रहूंगा। ऊपर और नीचे का हिस्सा मेरा है, तुझे सिर्फ बीच का हिस्सा मिलेगा। अब देखते हैं तेरी चालाकी कैसे काम करती है। जमींदार गन्ने के लहलहाते खेत को देखकर खुश हो जाता है। उसे लगता है कि उसने इस बार रामलाल को पूरी तरह हरा दिया है, लेकिन कुछ ही देर में जमींदार सब समझ जाता है। मालिक, यह ऊपर की पत्तियां तो सिर्फ जानवरों के चारे के काम आती हैं और यह नीचे की जड़ें बेकार हैं। इससे तो कोई फायदा नहीं होगा। जमींदार यह सुनकर परेशान हो जाता है और रामलाल की ओर गुस्से में देखता है। रामलाल, तूने मुझे फिर से बेवकूफ बनाया। मालिक, आपने खुद कहा था कि आपको ऊपर और नीचे का हिस्सा चाहिए। गन्ने की पत्तियां ऊपर होती हैं और जड़ें नीचे। बीच का हिस्सा मेरे पास है और वहीं गन्ने की मिठास होती है। मालिक, मेहनत से यह मिठास मिलती है। जमींदार का क्रोध शांत होता है और वह शर्म से भर जाता है। वह समझ जाता है कि उसकी हर चाल रामलाल की बुद्धि के आगे छोटी पड़ रही है। रामलाल, मैं हार मानता हूँ। तुम्हारी मेहनत और बुद्धि को सलाम करता हूँ। इस बार तुमने फिर मुझे दिखा दिया कि शक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण बुद्धि होती है। गांव वालों को जब यह बात पता चली तो उन्होंने रामलाल की तारीफ की।
रामलाल, तुमने न केवल अपनी बल्कि हमारी भी मेहनत बचाई। अब हम बिना डर के खेती कर सकते हैं। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और बुद्धि का इस्तेमाल करें। ताकत और घमंड अस्थायी होते हैं, लेकिन ईमानदारी और चतुराई से हर समस्या को हल किया जा सकता है। चंदनपुर नामक एक गांव में रामदनी नाम के एक सेठ रहते थे। उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वे बहुत कंजूस थे। सेठ और सेठानी का जीवन बहुत मजे में बीत रहा था। एक दिन सेठानी ने सेठ से कहा, सेठ जी, मुझे आम खाने का बहुत मन कर रहा है। अरे भाग्यवान, ये क्या कह रही हो? आम भी कोई खाने की चीज है? उसमें तो बस मोटी गुठली ही निकलती है, और बाजार में उसके दाम बहुत महंगे हैं ना रे बाबा। मैं इतना महंगा आम नहीं ला पाऊंगा। सेठ जी, क्या करोगे इतना धन रखकर? जब ऊपर जाओगे तो कुछ भी साथ नहीं ले जा पाओगे। और हाँ, अगर आज आम नहीं लाए तो देख लेना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। मैं आपके लिए खाना नहीं बनाऊंगी, भूखे ही सोना आज। अरे भाग्यवान, आप भी कैसी बातें करती हो? ठीक है, ले आऊंगा आम। सेठ जी आम खरीदने निकल पड़े। उन्हें एक ठेले वाला आम बेचता दिखा। अरे भाई, ये आम कैसे दिए? सेठ जी, आपको तो पता है ये आम का सीजन है, इसीलिए आम बहुत महंगे हैं। पूरे 7 रुपए किलो, लेकिन हाँ, मीठे बहुत हैं। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। अरे नहीं भाई, तुम बहुत ज्यादा दाम बता रहे हो। जहाँ से तुम लाते हो वहाँ इतना महंगा तो नहीं मिलता होगा। आप ऐसा करो, थोक विक्रेता के पास चले जाओ। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर उसकी दुकान है, वहाँ पे आपको सस्ते दाम में मिल जाएगा। सेठ एक नंबर के कंजूस थे। वे अपना थैला लेकर थोक विक्रेता के पास चल दिए। पूरे 5 किलोमीटर चलने के बाद वह दुकान पे पहुंचे। अरे भाई, ये आम कैसे बेच रहे हो? सेठ जी, 5 रुपए किलो है आम, लेकिन हाँ, इससे मीठा आम आपको कहीं नहीं मिलेगा। अरे भाई, तुम तो बहुत ज्यादा बता रहे हो। तुम तो ठग रहे हो मुझे। जहाँ से तुम आम लाते हो वहाँ इतनी महंगी थोड़ी मिलती होगी। सेठ जी, मैं तो जंगल जाकर आम के पेड़ों से तोड़ कर लाता हूँ, वहाँ से जाकर ले लो, आपको फ्री में मिल जाएगा। सेठ जी को ये बात जच गई। जब मुफ्त में कोई चीज मिल रही हो तो फिर पैसे खर्च करने का क्या फायदा। सेठ जी आम के पेड़ की खोज में जंगल की तरफ निकल पड़े। उन्हें चलते चलते जंगल में एक आम का पेड़ मिल गया। आम तो मुझे तोड़ना ही होगा, नहीं तो सेठानी खाना नहीं बनाएगी। सेठ जी जैसे तैसे आम के पेड़ पर चढ़ाए गए, लेकिन जब उतरने लगे तो उतरा नहीं जा रहा था। अब उन्हें डर लगने लगा था, क्योंकि तेज हवा चलने लगी थी और तेज बारिश भी शुरू हो गई थी, जिससे पेड़ हिलने लगा था और सेठ जी बहुत डर गए। अरे बाप रे, आज तो मेरा बचना मुश्किल लग रहा है। आज तो मैं मर ही जाऊंगा। सेठ जी का डर बढ़ता ही जा रहा था। सेठ जी पेड़ से नहीं उतर पाए तो मन ही मन मन्नत मांगने लगे। अगर मैं नीचे उतर गया तो मैं 101 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। मन्नत मांगने से सेठ जी का आत्मबल बढ़ा गया और अब हवा चलनी भी बंद हो गई थी। सेठ ने जैसे तैसे हिम्मत की और आधे पेड़ तक उतर गए और सोचने लगे। मैंने बिना मतलब के 101 ब्राह्मणों के भोजन के लिए मन्नत मांगी, लेकिन अब मैं पेड़ के आधी दूरी तक तो आ ही गया हूँ। सेठ ने नीचे देखा तो उन्हें फिर से डर लगने लगा। अगर मैं पेड़ से नीचे उतर गया तो 101 नहीं तो कम से कम 51 ब्राह्मणों को भोजन तो करा ही दूंगा। इतना बोलते बोलते सेठ जैसे तैसे करके नीचे उतर गए और बोले, अरे नहीं, मैं 51 ब्राह्मणों को भोजन तो नहीं करा सकता। अगर मैं चाहता तो बिना मन्नत मांगे ही उतर जाता, लेकिन चलो, अब मैंने कह दिया है तो एक ब्राह्मण को भोजन तो करा ही सकता हूँ। सेठ एक नंबर के कंजूस थे। वो घर पहुंचे और अपनी पत्नी को आम दिया और फिर ऐसे ब्राह्मण की खोज में निकल गए जो सबसे कम खाना खाता हो। सेठ जी को बहुत ढूंढने के बाद भी कोई बहुत कम खाने वाला ब्राह्मण नहीं मिल रहा था। कई लोगों से पूछने के बाद आखिर सेठ जी को एक कम खाना खाने वाला ब्राह्मण मिल ही गया। सेठ जी उस ब्राह्मण के घर पहुंचे और कहने लगे, मुझे एक ब्राह्मण की दावत करानी है, मैं इसीलिए आया हूँ। जी ठीक है,
मुझे आपका निमंत्रण स्वीकार है। ब्राह्मण देवता आप कितना खा लेते हैं? ब्राह्मण समझ गए कि सेठ एक नंबर का कंजूस है, इसीलिए ऐसा सवाल पूछ रहा है। लेकिन अगर सेठ एक नंबर का कंजूस था तो ब्राह्मण भी एक नंबर का चाणक्य दिमाग वाला था। सेठ जी, मैं तो मुश्किल से 2 पूड़ियाँ ही खा पाता हूँ। इतना सुनकर सेठ जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें लगा कि बस ये ब्राह्मण बिल्कुल सही रहेगा और तुरंत बोल पड़े, देखिए पंडित जी, मैं 9 बजे दुकान पर चला जाता हूँ, आप उससे पहले आकर भोजन कर लीजिएगा। पंडित जी राजी हो गए। सेठ जी घर आ गए और अगले दिन सुबह पंडित जी के लिए खाना बनवाकर उनका इंतजार करने लगे। लेकिन देखते ही देखते 9 बज गए, फिर धीरे धीरे 10 बज गए और आखिरकार सेठ जी थक हार कर सेठानी से कहने लगे, अगर पंडित जी आए तो उनको खाना खिला देना और 1 रुपए दक्षिणा दे देना। ऐसा बोल के सेठ चला जाता है। सेठ जी के जाते ही ब्राह्मण घर पे आते हैं। उनकी आते ही सेठानी उनकी सेवा में लग गई, उनके हाथ पैर धुलवाए और इतने में ही पंडित जी रो पड़े। पंडित जी को रोता देख सेठानी बोली, क्या हुआ पंडित जी, आप रो क्यों रहे हैं? क्या बताऊं सेठानी, इसी तरह से तुम्हारी देवी जैसी सासू माँ की याद आ गई। वह जब भी हमें निमंत्रण के लिए बुलाती थी तो हाथ पैर धुलवाते समय हमें 101 रुपए देकर हमारे पांव छूकर आशीर्वाद लेती थी। इतना सुनते ही सेठानी भावुक हो गई। अरे पंडित जी, सासू माँ नहीं है तो क्या हुआ? पंडित जी, मैं तो हूँ ना। सेठानी ने 101 रुपए लाकर पंडित जी को दे दिए। इसके बाद पंडित जी के लिए सेठानी ने भोजन बनाया और पंडित जी ने पेट भरकर खाया। पंडित भोजन करने के बाद फिर फुट फुट कर रोने लगे। अब क्या हो गया पंडित जी, आप फिर से क्यों रोने लगे? क्या बताऊं सेठानी जी, आपकी सासू माँ जब जिंदा थी तो वो मुझे भोजन कराने के बाद भी 1010 रुपए और चावल आटे का दान देती थी। बस उन्हीं की याद आ गई, पर वह सब पुरानी बातें हैं। चिंता मत करिए पंडित जी, जैसा होता आया है वैसा ही होगा। मैं आपके लिए सारा धन का सामान लेकर आती हूँ। पंडित जी सारा सामान लेके घर लौट गए। शाम के समय जब सेठ जी घर आए तो वो सेठानी जी से पूछा, क्या हुआ भाग्यवान, पंडित जी आए थे, तुमने भोजन कराया कि नहीं? मैंने उन्हें भोजन तो अच्छे से करा दिया, लेकिन वह बार बार रो रहे थे। पंडित जी को सासू माँ की याद आ रही थी। क्या मतलब, सासू माँ की याद आ रही थी? बताओ तो सही। पंडित जी कह रहे थे कि जब सासू माँ जीवित थी तो जब भी उन्हें भोजन कराती थी वे उनके हाथ पैर धुलवाते समय उनको 101 रुपए भी देती थी और आशीर्वाद लेती थी। मैंने भी वही किया। हाँ, और उसके बाद पंडित जी को सासू माँ की याद फिर से आ गई। जब वे भोजन कर रहे थे कहने लगे कि सासू माँ भोजन के बाद भी 1010 रुपए और चावल आटे का दान करती थी। मुझे लगा हमें उनकी कमी नहीं खलनी चाहिए, इसलिए मैंने भी वैसे ही दान दक्षिणा दे दी। सेठ ये सुनकर चौंक गए और बोले, तुमने 101 रुपए दे दिए? सेठ का खून खौल उठा। उन्होंने गुस्से में लाठी उठाई और पंडित के घर की ओर चल दिए। इधर पंडित जी बहुत चालाक थे। उन्हें पहले ही पता था कि कंजूस सेठ को ये सब पता चलेगा तो वह शांत नहीं बैठने वाला, इसीलिए उन्होंने पहले से ही योजना बना रखी थी। सुनो पंडितानी, उस कंजूस सेठ का माल ऐसे ही नहीं पच पाएगा। वो नंबर 1 का कंजूस है। इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। बताइए, मुझे क्या करना होगा? जैसे ही सेठ जी घर पर आए, तुम मुझे एक सफेद कफन ओढ़ा देना और जोर जोर से रोना जैसे कि मैं मर गया हूँ। जैसे ही सेठ जी पंडित जी के घर पहुँचे, पंडितानी जोर जोर से रोने लगी। पंडित जी हमें छोड़कर कहाँ चले गए? अब हमारा क्या होगा? हमें भी साथ क्यों नहीं ले गए? अरे क्या हुआ पंडित जी को? सुबह तो अच्छे भले थे, लेकिन जब से सेठ जी के घर से दावत करके आए हैं तब से उल्टी दस्त हो रही थी और अब तो हमें छोड़कर ही चले गए। मेरे पास इनके दाह संस्कार के भी पैसे नहीं है। सेठ यह सुनकर बहुत घबरा गया। अब मेरा क्या होगा? ये लो कुछ रुपए, आप इनका जल्दी से दाह संस्कार करवा लीजिए। बाकी जरूरत का सामान मैं घर पहुंचा दूंगा, आप परेशान मत होना। डर के मारे सेठ जी ने पैसों के साथ साथ 5 महीने का राशन भी पंडितानी के घर भिजवा दिया।
इसी तरह 5 महीने बीत गए और सेठ जी का दिया हुआ राशन पानी खत्म हो गया। अब पंडित जी ने फिर से कोई नई चाल चलने की सोची। जब सेठ सुबह 9 बजे दुकान पर चले गए तो पंडित जी सेठानी के पास पहुंचे। अरे पंडित जी, आप तो मर गए थे, फिर आप यहाँ कैसे? पंडित जी ने कहीं से पता लगा लिया था कि सेठ जी की एक लाडो नाम की बेटी थी जिसका कई साल पहले स्वर्गवास हो गया था। मुझे स्वर्ग में आपकी बेटी लाडो मिली थी सेठानी जी। जब उसे पता चला कि मैं आपके घर आता जाता रहता हूँ तो वह मुझसे कहने लगी, पंडित जी मेरे घर जाकर मेरे माता पिता का हाल चाल भी ले आना। मेरी प्यारी बिटिया लाडो मिली थी। हाँ सेठानी जी, तभी तो मैं आपकी प्यारी बिटिया लाडो का हाल चाल बताने आया हूँ। वैसे सेठ जी कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। सेठानी जी भावुक हो गई और पंडित जी से पूछा, कैसी है मेरी लाडो बिटिया? क्या ही बताऊं सेठानी जी, लाडो तो बहुत कमजोर हो गई है। वहाँ कोई अच्छा इंतजाम नहीं है, उसे कुछ खाने को नहीं मिल पा रहा। आप खुद ही देख लीजिए, मेरी दाढ़ी कितनी बरह गई है। वाह पंडित जी, आपने बहुत अच्छा किया जो मेरी लाडो का समाचार लेकर आए। देखिए सेठानी जी, अब मैं कुछ देर में वापस स्वर्ग जाने वाला हूँ। आपको जो भी लाडो को देना हो वह मुझे दे दीजिए। अब सेठानी ने बहुत सामान बांधकर पंडित जी को दे दिया और पंडित जी सारा सामान लेकर अपने घर लौट गए। शाम के समय सेठ जी जब घर आए तो सेठानी ने उन्हें कुछ नहीं बताया। उधर सेठानी का दिया हुआ राशन पंडित जी ने 2 महीने तक चलाया। जब राशन खत्म हो गया तो वो पंडित जी वापस सेठानी के पास चल दिए। सेठानी जी ने पंडित को देखा और खुश होके बोली, क्या हाल चाल है पंडित जी? हाल चाल बहुत बढ़िया है सेठानी जी। अब तो आपकी बेटी लाडो तंदुरुस्त हो गई है। आपका दिया हुआ सामान देखकर बहुत खुश हो गई थी और अब तो आप नानी बन गई हैं। आपकी बेटी लाडो को लड़का हुआ है। अब तो सेठानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अच्छा? हाँ, आपकी बेटी ने बोला था कि मेरी अम्मा से कह देना कि लड़के के लिए कुछ कपड़े और कुछ सामान भेज दें। और हाँ, उसने दावत का भी इंतजाम किया है तो राशन भी लगेगा थोड़ा। सेठानी ने पंडित जी के कहे अनुसार जरूरत का सामान पंडित जी को दे दिया और बोली, पंडित जी मेरी लाडो को कह देना कि उसकी अम्मा उसे बहुत याद करती है। क्यों नहीं सेठानी जी, जरूर कह दूंगा। इतना कहकर पंडित जी वहाँ से निकल गए। तभी अचानक किसी काम से सेठ जी घर पर आ गए और देखा कि सेठानी घर के बाहर खड़ी है। क्या हुआ, यहाँ पे क्यों खड़ी हो? कोई आया था क्या? अरे सेठ जी, स्वर्ग से पंडित जी आए थे, बता रहे थे कि हमारी लाडो को लड़का हुआ है और तुम नाना बन गए हो। अरे तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? पंडित जी ने जो कहा तुमने सच मान लिया। कितनी मूर्ख हो तुम, कहीं वह तुम्हें ठग तो नहीं ले गया? मैंने कुछ ज्यादा सामान नहीं दिया सेठ जी, बस लाडो के बेटे के लिए सोने की चेन, कपड़े, चावल, आटा और यही कोई 2 महीने का राशन दिया है। अब तो सेठ जी सब समझ गए। वह अपनी मूर्ख बीवी और पंडित जी का गुस्सा लेकर पंडित जी के घर पहुँचे। पंडित जी मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद कभी किसी पंडित जी से ये नहीं पूछूंगा कि वह कितना खाता है। ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, लेकिन मुझे महीने में 2 बार तुम्हारे घर भोजन करना होगा और दक्षिणा भी देनी होगी। अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होता रहेगा। ठीक है पंडित जी, मैं ऐसा ही करूंगा, लेकिन आप मेरे साथ ऐसी ठगी करना छोड़ दीजिए। ठीक है सेठ जी, तब आप चैन से रहिए, लेकिन याद रखना किसी पंडित से ऐसे मत पूछना कि आप कितना खाते हो। इसके बाद सेठ जी अपने घर चले गए। इस तरह पंडित जी ने अपनी समझदारी से कंजूस सेठ को अच्छा सबक सिखाया और सेठ जी ने भी ये समझ लिया कि हर चीज में कंजूसी करना ठीक नहीं होता है।